हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का ये लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ये रही मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये मेरी प्रोफाइल रही। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी टर्म देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी इज ए फिजिकल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो ये क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो फिजिकल मेथड होता है और किसके लिए होता है? सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। देन एक साइंटिस्ट थे जो कि रशियन बॉटनिस्ट थे, ये इज रिफर्ड एज द फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इनको फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्रेडिट देन इसके बाद में क्रेडिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इन्होंने ही यानी कि स्वैट ने ही सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक है उसको सबसे पहले इन्होंने ही डेवलप किया था। तो इसके बेस पे इनको फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। यूजिंग दिस टेक्निक ही सेपरेट वेरियस प्लांट पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल एंड ज़ैंथोफिल। इन्होंने ये टेक्निक यानी कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करके बहुत सारे प्लांट के पिगमेंट को इन्होंने सेपरेट किया। जैसे कि प्लांट पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, ये जो है ये प्लांट के पिगमेंट है। तो इसका यूज करके यानी कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करके स्वेट ने बहुत सारे प्लांट पिगमेंट को इन्होंने सेपरेट आउट किया। द सेपरेटेड स्पीसीज अपीयर्ड एज कलर्ड बैंड ऑन द कॉलम। और ये सेपरेशन किस बेसिस पे हुआ? वो जो ये जो पिगमेंट थे ये कैसे दिखाई दिए? अपीयर्ड एज ए कलर बैंड। एक कलर बैंड में दिखाई दिए और कहां पे दिखाई दिए? एक कॉलम में। यानी कि कुछ इस तरीके से कॉलम बनेगा और इस तरीके के कॉलम में कुछ इस तरीके से बैंड ये दिखाई देंगे। जैसे कि मान लो ये आपका क्लोरोफिल है और ये आपका है ज़ैंथोफिल। तो कुछ इस तरीके से बैंड जो है वो कलर के इन्होंने देखा और इसके बेसिस पे इन्होंने ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इन्होंने डिस्कवरी की। विच अकाउंट फॉर द नेम ही चूज फॉर द मेथड। ग्रीक क्रोमा मीनिंग कलर एंड ग्राफीन मीनिंग पिगमेंट, सॉरी ग्राफीन मीनिंग राइटिंग। तो इन्होंने ये जो टर्म था क्रोमेटोग्राफी, इसको दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये ग्रीक ग्रीक टर्म है क्रोमा, यानी कि क्रोमा मीन्स होता है कलर, और ग्राफीन एक टर्म है जिसका मतलब होता है राइटिंग। देन आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन ए वेरी सिंपल प्रिंसिपल। ये जो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। द सैंपल to be examined called the solute is allowed to interact with the two immiscible phases, ये मोबाइल फेज एंड ए स्टेशनरी फेज। तो इसमें कुछ कुछ नाम आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे कि सॉल्यूट, देन उसके बाद में ये आपका मोबाइल फेज और ये स्टेशनरी फेज। तो ये जो सॉल्यूट का मूवमेंट था यानी कि इसका जो मूवमेंट होता है वो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज जो होते हैं दोनों ये इमिसिबल फेज में ये इंटरेक्ट करते हैं। द टू इमिसिबल फेजेस कुड बी ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। तो ये मोबाइल फेज और ये स्टेशनरी फेज यानी कि जो इमिसिबल फेज है यानी कि ये दोनों आपस में मिक्सर नहीं होते हैं। मोबाइल फेज और लिक्विड फेज, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, सॉरी, ये दोनों फेजेस जो होंगे ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, ये इमिसिबल होते हैं। और जब इमिसिबल होते हैं तभी ये इनका जो पिगमेंट्स होते हैं उनका सेपरेशन हो पाता है। अगर ये दोनों मिसिबल हो जाते, अगर एक दूसरे में मिक्स हो जाते तो बैंड का सेपरेशन फिर नहीं हो पाता। तो इसी वजह से ये दोनों मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज जो होते हैं ये जो दोनों कैसे होते हैं? इमिसिबल होते हैं। तो द टू इमिसिबल फेजेस कुड बी ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। तो एक जो होगा एक सॉलिड होगा और एक जो होगा लिक्विड होगा। और गैस एंड ए लिक्विड, या एक गैस हो सकता है एक लिक्विड हो सकता है, या एक लिक्विड हो सकता है और दूसरा भी लिक्विड हो सकता है। देन द स्टेशनरी फेज दैट इज सॉर्बेंट which may be a solid or a liquid supported on a solid does not move। तो जो स्टेशनरी फेज होता है ये मोर अबाउट मूव नहीं करता है, डज नॉट मूव। द मोबाइल फेज which may be gas or liquid moves the sample through stationary phase। और जो मोबाइल फेज होता है
ये मूवमेंट करता है। अब ये क्या क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और ये क्या करता है, मूव करता है थ्रू द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इसमें एक होता है जो कि स्टेबल रहता है, वो मूव नहीं करता है, और मोबाइल फेज जो होता है वो मूव करता है। देन द मोबाइल फेज में बी लिक्विड, मोबाइल फेज अब लिक्विड भी हो सकता है, जैसे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, और गैस गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो मोबाइल फेज इस फेज के बेसिस पे फिर फर्दर आगे जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसको फिर फर्दर कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज गैस होगा, और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड जो होगा वो मोबाइल फेज होगा। स्टेशनरी फेज कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो सॉलिड मीट सॉलिड ही होता है, और वो क्या होता है, जॉर्बेंट का काम करते हैं वो। Then all chromatographic methods involve passing a mobile phase through a stationary immobile phase। तो जो सारे के सारे जो मोबाइल फेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं थ्रू किसके, स्टेशनरी यानी कि इमोबाइल फेज के। देन स्वेट का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि स्वेट ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था और किस बेसिस पे इन्होंने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की डिस्कवरी की। तो इन्होंने क्या किया था, एक टाल ग्लास ओपन कॉलम फिल्ड विद सैंड लाइक पार्टिकल। तो एक टाल ग्लास लिया था इन्होंने, जैसे ये एक ग्लास ले लिया, और इसमें कुछ सैंड लाइक पार्टिकल को ये फिल कर रहे हैं। देन ग्राउंड अप प्लांट एक्सट्रैक्ट। देन उसके बाद में इसको क्या क्या किए हैं, ये ग्लास लेकर के इसमें प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिए हैं, और इसको क्या किए, ग्राइंड किए। ग्राइंड करने के बाद में इसको क्या किए, इसी के अंदर जो ये ग्लास लाइक रॉड है इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इसको पोर कर दिया। देन पोर्ड इनटू द कॉलम एंड सॉ कलर बैंड। और इसमें जब ये पोर किया इन्होंने तो इनको कुछ कलर बैंड्स दिखाई दिए, जैसे कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर बैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको येलो कलर बैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी कुछ कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। डेवलप एज द एक्सट्रैक्ट परकोलेटेड डाउन थ्रू द कॉलम। तो ये जैसे जैसे ये डालते चले गए, इन्होंने जो प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट इन्होंने डाला, वो क्या हुआ कि ये बैंड में ये दिखता हुआ चला गया। तो जैसे जैसे ये अंदर गया वैसे वैसे ये बैंड शो होता चला गया। तो डिफरेंट कंपाउंड हैड सेपरेटेड। तो इसमें क्या हुआ कि ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जो है वो अलग तरीके से बैंड के पैटर्न में सेपरेट हो गए। तो इस तरीके से स्वेट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक था उसकी डिस्कवरी इन्होंने की, और इसकी वजह से इनको स्वेट को फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बोला जाता है। तो यहाँ पे ग्रीक वर्ड लिया गया था क्रोमा मींस कलर, और ग्राफी यानी कि राइटिंग या स्टडी। तो यहाँ पे मेनली कलर की स्टडी स्टडी की गई, यानी कि जो ये कलर का पैटर्न है इसके बेसिस पे स्टडी की गई, और इसी को क्रोमेटोग्राफी फिर बाद में नाम दिया गया। देन अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि पर्पस क्या है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का बेसिक हमने देख लिया कि क्रोमेटोग्राफी आखिर में होता क्या है, इसकी डिस्कवरी हमने देख ली कि जो साइंटिस्ट है स्वेट रशियन बॉटनिस्ट, उन्होंने कैसे इसकी डिस्कवरी की। तो अब पर्पस के बारे में अगर बात करें तो इसका दो पर्पस होता है, एक एनालिटिकल पर्पस होता है और एक होता है प्रिपरेटिव। अब एनालिटिकल पर्पस में क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल। तो एनालिटिकल में डिटरमाइन किया जाता है केमिकल कंपोजिशन को, केमिकल कंपोजिशन का डिटर्मिनेशन किया जाता है एनालिटिकल में। और प्रिपरेटिव में यूज टू प्योरीफाई सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ ए सब्सटेंस। और इसमें जो क्वांटिटी होती है वो प्योरीफाई किया जाता है, जो सब्सटेंस होता है उसको प्योरिटी में इसको क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। तो ये दो इसके पर्पसेस मेन पर्पसेस है, एक एनालिटिकल और एक है प्रिपरेटिव। अब आगे मूव करते हैं और कुछ टर्म के बारे में देखते हैं जो क्रोमेटोग्राफी में मेनली यूज होते रहते हैं, जो बार बार आएंगे टर्म आपको सुनने को मिलेगा, जैसे इल्वेंट इल्वेट स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज रिटेंशन टाइम। ये सब होते क्या है आखिर में, जैसे हमने पीछे बात किया तो आपको कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको कहीं कहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर में ये स्टेशनरी फेज क्या होता है, ये मोबाइल फेज क्या होता है, उसमें आपको कंफ्यूजन रहा होगा। तो एक एक करके हम सारे टर्म को यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ दिए गए हैं, उसके बाद में हम एक एक करके एक एक क्रोमेटोग्राफी जो स्पेशल टाइप के क्रोमेटोग्राफीज होंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि क्रोमेटोग्राफ क्या होता है। हम लोग क्रोमेटोग्राफी देखते हैं। अब क्रोमेटोग्राफ में क्या होता है, इक्विपमेंट दैट इनेबल्स ए सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन। तो ये एक इक्विपमेंट होता है जो कि सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफ, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देन इलेवेंट की अगर हम बात करें, इलेवेंट क्या होता है,
तो इलेवेंट वो होता है कि फ्लूइड एंटरिंग कॉलम और सॉल्वेंट दैट कैरीज द एनालाइट। अब जैसे कि ये एक कॉलम हमने बना दिया, अब ये कॉलम में आपका क्या होगा, यहाँ से शर्ट ने क्या किया था, कुछ जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट थे उनको उसमें इसमें इस कॉलम में इन्होंने ऐसे इसको डाला था। तो जो यहाँ से ऊपर से एंट्री करके जा रहा है, यानी कि जो एंट्री कर रहा है उसको हम बोले उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं इल्वेंट। ये आपका हो गया इल्वेंट। और उसके बाद में एक और टर्म है इल्वेट, मोबाइल फेज लीविंग द कॉलम। अब ये इल्वेट क्या होता है, इल्वेट जो होता है मोबाइल फेज होता है, यानी कि ये मूवमेंट करेगा और ये कॉलम से लीव आउट होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से यहां से ये बाहर की तरफ एग्जिट आउट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं इल्वेट। तो दो टर्म आपको एकदम कंफर्म श्योर हो गया होगा कि इल्वेंट किसको बोलते हैं और इल्वेट किसको बोलते हैं। तो इल्वेंट जो होता है वो जो एंट्री करता है, सॉल्वेंट जो एंट्री कर रहा है कॉलम के अंदर उसको हम बोलते हैं इल्वेंट। और जो इस कॉलम को छोड़ रहा है यानी कि लीव कर रहा है, एग्जिट हो रहा है इसे, उसको हम बोलते हैं इल्वेट। तो ये दो टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि इल्वेंट किसको बोलते हैं और इल्वेट किसको बोलते हैं। देन अब हम बात करते हैं स्टेशनरी फेज की। अब स्टेशनरी फेज क्या होते हैं, immobilized phase on the support particle or on the inner wall of the column tubing। एग्जाम्पल सिलिका लेयर, जैसे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की तो उसमें एक आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में होता यह है कि ये एक तरीके से, ये एक स्लाइड मान लेते हैं, इस स्लाइड पे एक सिलिका की लेयर को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, यानी कि यहाँ पे सिलिका की लेयरिंग हो जाती है। ये मान लेते हैं ये सिलिका का लेयर है और ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड होने की वजह से क्या होता है, इमोबाइल होता है, जैसे कि यहाँ पे बोले कि इमोबिलाइज होता है। ये इमोबिलाइज फेज होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी कहने का मतलब ये होता है कि रुका हुआ, यानी कि ये कहीं भी इसका कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अब ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है पार्टिकल को इनर वॉल ऑफ द कॉलम के। अब ये जो सॉलिड सपोर्ट है इसका, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। जैसे कि सिलिका का लेयर होता है किसमें, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। जब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें एक सिलिका का लेयर का सिलिका की लेयर बनाई जाती है जो कि स्टेशनरी फेज का काम वो करता है। देन दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो मोबाइल फेज की बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि मोबाइल फेज क्या होता है। मोबाइल फेज मूव्स थ्रू आउट द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। तो मोबाइल फेज जो होता है इसके, जैसे कि इसके नेम से ही पता चलता है कि मोबाइल फेज जो होगा वो मूव करेगा थ्रू आउट द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। ये क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है तो ये थ्रू आउट यहां से लेकर के यहां तक की इसका ये मूवमेंट होगा। द स्टेशनरी फेज इन द डेफिनिट डायरेक्शन। तो ये स्टेशनरी फेज के थ्रू ही ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। इसी को बोलते हैं हम मोबाइल फेज, where the samples interact with the stationary phase and is separated। जहां पे ये स्टेशनरी फेज से क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा और बाद में चल के ये जो कंपोनेंट इसके होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो दो टर्म यहाँ से और निकल गया है, एक है स्टेशनरी फेज यानी कि जो मूव ना करे, जो कॉलम में पड़ा हुआ रहे, और मोबाइल फेज जो कि मूव करता है और यही बैंड का पैटर्न देता है मोबाइल फेज ही। देन एक आता है, एक टर्म है रिटेंशन टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रिटेंशन टाइम का। अब रिटेंशन टाइम होता क्या है, टाइम टेक्स फॉर द पर्टिकुलर एनालाइट टू पास थ्रू द सिस्टम फ्रॉम द कॉलम इनलेट टू द डिटेक्टर अंडर सेट कंडीशन। तो रिटेंशन टाइम वो टाइम होता है जहां से ये इल्यूएट की एंट्री होती है और ये इल्यूएट ये जहां जब तक बाहर नहीं निकल के चलाता है, इस टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं क्या, रिटेंशन। एंट्री होने वाली रहती है तब हम क्या करते हैं, टाइम को नोट कर लेते हैं। और जब ये बाहर निकल रहा होता है यानी कि पिन पॉइंट बाहर निकलने का और एंट्री करने की बीच के ड्यूरेशन को हम बोलते हैं रिटेंशन टाइम। देन उसके बाद में सैंपल, सैंपल जिसको हम एनालाइट के नाम से भी जानते हैं, सब्सटेंस एनालाइज्ड इन क्रोमेटोग्राफी। तो सैंपल को लोड करते हैं जिसको हम सब्सटेंस भी बोलते हैं या एनालाइट भी बोलते हैं या सैंपल भी बोलते हैं। देन सॉल्वेंट एक होता है, सॉल्वेंट एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ सॉल्युबलाइजिंग अदर अनदर सब्सटेंस। तो एक सॉल्वेंट होता है, एक सैंपल होता है। सॉल्वेंट के अंदर ये सैंपल को लोड किया जाता है और बाद में जाकर के ये अलग अलग पैटर्न ये देते हैं। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी मेन के बारे में। अब धीरे धीरे करके हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं या बेसिक्स
तो अब हम धीरे-धीरे करके यहाँ से हम फिनिश फिनिश करते चलेंगे। तो ये सबसे पहले एक सेपरेशन टेक्निक है, जैसा कि पीछे के जो पॉइंट्स है उससे कि क्लियर हो गया कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक सेपरेशन टेक्निक है। और सेपरेशन किसके बेसिस पे हो रहा है? सेपरेशन ऑन द फिजिकल बेसिस, फिजिकल बेसिस के बेस पे ये सेपरेट हो रहा है। बोथ चार्ज एंड अनचार्ज मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड। तो इसमें दोनों तरीके के मॉलिक्यूल, चाहे वो चार्ज मॉलिक्यूल हो या वो अनचार्ज मॉलिक्यूल हो, दोनों तरीके के मॉलिक्यूल को हम सेपरेट आउट इस क्रोमेटोग्राफी में कर सकते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस, एक होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज। इसके बारे में हमने बात किया। मोबाइल फेज जो होगा वो मूव करेगा और स्टेशनरी फेज जो होगा वो क्या करेगा, वो एक जगह पे वो स्टेबल रहेगा, यानी कि वो उसमें कोई भी तरीके से मूवमेंट नहीं होगा। मोबाइल फेज को हम सॉल्वेंट बोलते हैं और स्टेशनरी फेज को हम एडसॉर्बेंट बोलते हैं। देन मोबाइल फेज जो होता है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो गैस या तो लिक्विड। और स्टेशनरी फेज जो होता है वो भी दो टाइप से हो सकता है, या तो सॉलिड होगा या तो ये लिक्विड होगा। अब अब हम आगे बात करते हैं और देखते हैं मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बारे में। तो हमने बात किया कि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों जो होते हैं दो दो टाइप से होते हैं। तो इसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मोबाइल फेज गैस है और स्टेशनरी फेज लिक्विड है, तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया ये। और स्टेशनरी फेज सॉलिड है, तो ये गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी हो गया। देन अगर मोबाइल फेज लिक्विड है और स्टेशनरी फेज लिक्विड है, तो ये लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया। अगर बात करें हम मोबाइल फेज लिक्विड की और स्टेशनरी फेज भी अगर सॉलिड हुआ, तो ये लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी ये हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोग्राफी भी हो सकते हैं। देन अगर हम क्रोमेटोग्राफी के क्लासिफिकेशन की बात करें कि मेनली क्रोमेटोग्राफी को कैसे कैसे सेपरेट किया गया है, यानी कि कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, कितने टाइप के क्रोमेटोग्राफी होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेस्ड ऑन बेड, बेड के बेस पे दो तरीके के क्रोमेटोग्राफी होते हैं, एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक होता है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। देन कॉलम फिर फर्दर डिवाइड नहीं है, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को फिर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या इसी को हम बोलते हैं टीएलसी, इसी को हम टीएलसी के नाम से जानते हैं। अब बेस्ड ऑन द बेड के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्रोमेटोग्राफी होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द एकेडमिक्स में इन इन दोनों जो क्रोमेटोग्राफी होते हैं उनका प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो एकदम नॉर्मल बेसिस पे कराए जाते हैं। हम बात करें यूजी की या बात करें हम पीजी की, तो ये दोनों प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो रूटीनली प्रैक्टिकल माने जाते हैं। अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी फिर दो पार्ट में डिवाइड है, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देन अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट फेज के, तो फिजिकल स्टेट के फेजेस की अगर हम बात करें, तो एक होता है गैस क्रोमेटोग्राफी और एक होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी फिर फर्दर डिवाइड नहीं है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो होता है फिर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, एक होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या इसी को हम जानते हैं एक और नाम से, जिसको हम बोलते हैं एच पी एल सी। ये बहुत ही फेमस तरीके का क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसको हम एचपीएलसी बोलते हैं। और दूसरा जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, ये दूसरे टाइप का क्रोमेटोग्राफी है जो कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आ जाता है। देन तीसरे टाइप की अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं कि ये आखिर में इसका मैकेनिज्म जो है वो सेपरेट होने का मैकेनिज्म जो है किस तरीके से है, तो इसमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आ जाता है, जिसमें हम सॉलिड और जो स्टेशनरी फेज है और जो मोबाइल फेज है उन दोनों के बीच में जो एफिनिटी क्रिएट होती है उसके बेसिस पे हम ये क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो इसके लिए इसका नाम पड़ गया एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। देन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एक है कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। देन उसके बाद में थर्ड जो बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म के बेसिस पे एक है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो ये हो गया ओवरऑल क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्रोमेटोग्राफी को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है और कितने टाइप के क्रोमेटोग्राफी पॉसिबल हैं यहाँ पे।
तो हम जनरली ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आज तो हम जैसे कि बेसिक कवर कर रहे हैं। बेसिक कवर करने के बाद में आज हम देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। देन उसके बाद में हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। ऐसे ऐसे करके जितने टाइप की ये क्रोमेटोग्राफी है, इन सब क्रोमेटोग्राफी को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, देन फिर एचपीएलसी, देन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, देन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, देन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारे क्रोमेटोग्राफी, जितने टाइप के क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन में दिख रहे हैं, एक एक करके हम सारे क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में स्टडी करेंगे फर्दर आगे। तो चलिए अब हम मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं आगे और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि जो फिजिकल मेथड है, उसके बाद में जो बेड के बेसिस पे हम क्लासिफाई किए हैं, यानी कि एक बार इसको हम गो थ्रू हो लेते हैं। क्रोमेटोग्राफिक मेथड कैन बी क्लासिफाइड इन टू फंडामेंटल वेज। दो फंडामेंटल वेज से इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस ऑफ फिजिकल मीन्स के बेस पे, और दूसरा है स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू फिजिकल के फॉर्म में हम इसको क्लासिफाई किए हैं। एक है कॉलम, जैसा कि हमने बोला कि बेड के फॉर्म में अगर हम जाएंगे तो ये हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। देन फिर प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक है टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो अब हम मूव करेंगे आगे और बात करेंगे हम प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी को। ये मेन टॉपिक है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इन प्लेनर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज प्रेजेंट ऑन और ए प्लेन। तो प्लेनर में जो स्टेशनरी फेज होता है वो एक प्लेन पे होता है। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो टर्म्स ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी। अब इसी को हम ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी किसको बोलते हैं, तो ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को ही हम ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। या हम पेपर क्रोमेटोग्राफी या टीएलसी की अगर हम बात करें, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, तो अगर ये आता है कि ये दोनों पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किस टाइप का क्रोमेटोग्राफी है, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी किस तरीके से है, तो ये हम दोनों टिक करेंगे। ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी भी है और ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी भी है ये। तो चलिए अब हम देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें, तो इन पेपर क्रोमेटोग्राफी प्लेन इज इन द पेपर सर्विंग एज सच एज आर impregnated by a substrate as the stationary bed। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है एक प्लेन में होता है, और ये जो होता है स्टेशनरी बेड जो होती है इसमें ये होती है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जनरली क्या होता है, ये आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा, ये आपको कलर के बैंड दिखाई दे रहे होंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको यहाँ पे पोर किया गया है और ये सॉल्वेंट में इसको रखा गया है, और ये सेपरेट सेपरेट हो रहे हैं। जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज है वो दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में सेपरेट हो रहे हैं, और दोनों इमिसिबल नहीं है, तभी ये इसका ये सेपरेशन हो रहा है। आगे अब हम फर्दर बात कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में, डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सेपरेशन कैसे हो रहा है। ये बैंड का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बैंड का पैटर्न, जैसे ये सबसे ऊपर कैरोटीन मूव किया है, देन ज़ैंथोफिल मूव किया है, देन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और ये लीफ का स्टेन है ये। तो यहाँ पे ये पिगमेंट पिगमेंट जो हो रहे हैं वो ये सेपरेट आउट हो रहे हैं, और ये आरएफ वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर जो भी आप इसको बोलते हैं वो ये दिया हुआ है। तो ये इसका रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर की बात अगर हम करें तो 0.95, ये 0.71, 0.65 और 0.45। अगर हम ये रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा, यानी कि एक से हमेशा ये कम आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम कुछ और इसका डायग्राम देखते हैं कि जैसे ये सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो ये रेड वाला जो पिगमेंट है वो 2 सेंटीमीटर तक मूव किया है। ये पर्पल वाला सेगमेंट जो है ये 6 सेंटीमीटर, ब्लू वाला जो है वो 8 सेंटीमीटर, और सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो लेस देन 1 की अगर हम बात कर रहे हैं कि आरएफ वैल्यू हमेशा लेस देन 1 क्यों होती है, क्योंकि सॉल्वेंट जो मूव करेगा वो सबसे ज्यादा मूव करेगा, और उसके बाद ही जो ये पिगमेंट्स होंगे वो सारे उसके नीचे मूव करेंगे। तो अगर हम डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, तो ये आपका ये जो कलर जो मूव कर रहा है और इसके बीच में अगर डिवीजन करेंगे तो ये हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा नीचे की तरफ में होता है।
और ये हमेशा ऊपर की तरफ में होता है। इसकी वजह से ये जो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 आती है। देन कुछ और हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये सॉल्वेंट फ्रंट आपका यहाँ तक मूव किया है, ये सॉल्वेंट फ्रंट। ये आपके कुछ जो पिगमेंट्स हैं वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये स्टार्टिंग लाइन ही आपका है। यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स जो है पेपर में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 4 टाइप के पिगमेंट को हम यहाँ पे पोर किए हुए हैं और ये चारों टाइप के पिगमेंट जो है आपस में ये मूव करना ये स्टार्ट कर दिए हैं। ये कुछ दूरी तक यहाँ पे मूव किए हैं, कुछ यहाँ पे मूव किए हैं। सॉल्वेंट इसमें यहाँ तक मूव किया हुआ है और इसमें ये सॉल्वेंट यहाँ तक मूव कर गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो देन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी हमको परफॉर्म करना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले स्टेशनरी फेज एंड पेपर यूज। एक तो स्टेशनरी फेज हमारे पास होना चाहिए जिसको मूव कराना है, और दूसरा क्या होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। यानी कि ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो हमारे पास एक स्पेशल टाइप का पेपर होना चाहिए जिसमें हम जो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं उसको हम पोर करने वाले हैं। देन मोबाइल फेज होना चाहिए, देन डेवलपिंग चैम्बर होना चाहिए, देन डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट्स होना चाहिए। ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में मस्ट है, होना ही चाहिए। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होगा तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देन आप देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में। So in paper chromatography, the sample mixture is applied to a piece of filter paper. The edge of the paper is immersed in a solvent and the solvent moves up the paper by capillary action. The basic step includes. तो वही बात ये बोला है कि जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया कि ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ये जो पिगमेंट्स है, प्लांट के पिगमेंट्स है, यानी कि प्लांट का एक्सट्रैक्ट जो है यहाँ पे हम लोड करेंगे और ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये अ, ये मूव करेगा और इसके साथ में ये भी मूव करेगा। तो दोनों आपस में मूव करेंगे और इसमें जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर को अप्लाइड करेंगे कहाँ पे, फिल्टर पेपर के ऊपर। और जो दोनों यानी कि जो स्टेशनरी फेज है और जो मोबाइल फेज है वो दोनों कैसे होने चाहिए, इमर्ज्ड होने चाहिए। तो सॉल्वेंट मूव्स अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। तो सॉल्वेंट्स जो मूव होगा वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसका ये मूवमेंट होगा। अब स्टेप्स में देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सॉलिड सपोर्ट। सबसे पहले सॉलिड सॉलिड का हम सिलेक्शन करेंगे। द फाइन क्वालिटी सेलुलोज पेपर विद डिफाइंड पोरोसिटी, हाई रेजोल्यूशन, negligible diffusion of the sample and favoring good rate of movement of solvent। तो यहाँ पे सॉलिड सपोर्ट यानी कि जो पेपर हम यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, तो वो फाइन क्वालिटी का होना चाहिए सेलुलोज पेपर। विथ कैसा, उसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो डिफाइंड पोरोसिटी होनी चाहिए। उसकी पोरोसिटी जो है वो एक डिफाइंड हो कि इससे ज्यादा वो पोरस नहीं हो सकता है। उसका रिजोल्यूशन जो है वो हाई होना चाहिए। नेग्लिजिबल डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन इसमें हो वो एकदम नेग्लिजिबल होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि वो फेवर करे गुड रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट को। क्योंकि सॉल्वेंट को हमको मूव कराना है तो वो अच्छे रेट से वो मूवमेंट उसका हो सके, इसकी वजह से ये सारे प्रॉपर्टीज इस पेपर में, सेलुलोज पेपर में होने चाहिए। देन सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। अब हम मोबाइल फेज का भी सिलेक्शन करेंगे। सॉलिड सपोर्ट का हम सिलेक्शन कर चुके हैं, अब हम मोबाइल फेज का सिलेक्शन करेंगे। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बी यूज डिपेंडिंग ऑन द एनालाइट। तो एनालाइट के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें, जैसे ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड, वाटर का रेशियो जो हो वो 12:3:5 के रेशियो में होना चाहिए। इज ए सुटेबल सॉल्वेंट ऑफ सेपरेटिंग अमाइनो एसिड। अगर हम अमाइनो एसिड के सेपरेशन की बात करें तो ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर जो है वो 12:3:5 के रेशियो में अगर ये रहता है तो ये सुटेबल सॉल्वेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि ये मोबाइल फेज जो है वो सुटेबल माना जाएगा। तो ऐसे ही जैसे कि ये तो हमने एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही अगर प्लांट के केस में अगर हम बात करें कि प्लांट के पिगमेंट को सेपरेट करना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, मोबाइल फेज क्या होना चाहिए, तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के हम यूज करते हैं उसके एनालाइट के बेस के ऊपर। देन saturation of tank. The inner wall of tank is wrapped with the filter paper before the solvent is placed in the tank to achieve better resolution। तो बेटर रेजोल्यूशन के लिए जिस टैंक में हम ये पेपर को रख रहे हैं, यानी कि सेपरेट करा रहे हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट रख रहे हैं और ये पेपर रख रहे हैं, ये टैंक जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, रैप्ड विद द फिल्टर पेपर। इसको इसको रैप कर देंगे चारों तरफ से फिल्टर पेपर से।
अब क्यों रैप करते हैं? रैप इसलिए करते हैं क्योंकि बेटर रेजोल्यूशन हमको मिल सके। देन सैंपल प्रिपरेशन एंड लोडिंग। अब बारी आएगी सैंपल प्रिपरेशन और लोडिंग की। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये पेपर को हमने देखा, फिर हमने सॉल्वेंट को देखा, मोबाइल फेज को देखा, हमने मोबाइल फेज हमने चूज कर लिया। देन ये जो टैंक था, टैंक को हमने क्या किया, टैंक चूज किया और उसको रैप कर दिया किसी फिल्टर पेपर के साथ में, ताकि वो बेटर रेजोल्यूशन दे सके। अब हम सैंपल को प्रिपेयर करेंगे और उसकी लोडिंग करेंगे। इफ द सॉलिड सैंपल इज यूज्ड, इट इज डिसॉल्व्ड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। तो अगर हम सॉलिड सैंपल यूज कर रहे हैं तो ये डिसॉल्व होना चाहिए सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर। सैंपल 2 से 20 माइक्रोलीटर is added on the baseline as a spot using micropipette and air dried to prevent the diffusion। तो जब हम क्या करेंगे, ये मान लो ये पेपर है, इस पेपर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्क कर लेंगे 1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर। अब मार्क करने के बाद में हम इसी मार्क के ऊपर में हम क्या करेंगे, जो मटेरियल होगा उसको हम क्या करेंगे, पोर करेंगे। अब ये पोरिंग जो होगी वो माइक्रो पाइपेट से भी हो सकती है, यानी कि माइक्रो पाइपेट से भी हो सकती है, और इसको हम ऐसे भी नॉर्मल बेसिस पे भी कर सकते हैं। और पोरिंग करने के बाद में क्या करेंगे, हम इसको सुखाएंगे ताकि वो डिफ्यूजन को प्रिवेंट कर सके। देन बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम की। अब यहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन एंड लोडिंग हो गया कि सैंपल को पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर लोड करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे यानी कि सुखा देंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। अब क्रोमेटोग्राम का डेवलपमेंट कैसे होगा, सैंपल लोडेड फिल्टर पेपर इज डिप्ड केयरफुली इनटू द सॉल्वेंट नॉट मोर देन ये हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो अब ये पेपर को क्या करेंगे हम, ये मान लो एक टैंक है, इसमें ये सॉल्वेंट भरा हुआ है, सेंटीमीटर ड्यूरेशन है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको डिप कर देंगे, को हम क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे और मार्क करेंगे कि 1 सेंटीमीटर तक ये डिप है, और इसको यहाँ पे अब मूवमेंट जो होगा, यहाँ पे जैसे मान लिया यहाँ पे बेस लाइन पे ही इसको सैंपल को लोड किया गया है, तो ये सैंपल जो है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट का नहीं होना चाहिए। डिपिंग जो इसकी है पेपर की 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करेंगे किसका वेट करेंगे, सॉल्वेंट फ्रंट नियर द एज ऑफ द पेपर। तो ये सॉल्वेंट जो है जब तक यहाँ तक ये एज ऑफ द पेपर तक नहीं पहुंच जाएगा, यानी कि लगभग लगभग एकदम लास्ट तक ये सॉल्वेंट नहीं पहुंच जाता है, तब तक हम इसका वेट करेंगे। और वेट करने के बाद में इसको स्टॉप कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे और देखेंगे कि ये जो यहाँ पे लोडिंग किया गया था सैंपल, ये कहाँ तक मूव किया, यहाँ तक मूव किया, यहाँ तक मूव किया, कहाँ तक मूव किया। इसको इसी पे रोक देंगे। और रोकेंगे तब, कब रोकेंगे, जब यहाँ पे सॉल्वेंट जो है पूरी तरीके से एज पे पहुंच जाएगा, तब इसको हम रोक देंगे। चाहे वो पिगमेंट का मूवमेंट यहाँ तक हुआ हो, चाहे पिगमेंट का मूवमेंट यहाँ तक ही क्यों ना हुआ हो, तभी हम उसको रोक देंगे। देन डाइंग ऑफ क्रोमेटोग्राम। After the development, the solvent front is marked and left to dry in dry cabinet or oven। अब मान लिया ये हमारे पास ये सॉल्वेंट फ्रंट था, ये यहाँ पे हमने पेपर निकाला, इसको पेपर निकालने के बाद में सॉल्वेंट फ्रंट यहाँ तक पहुंचा, सॉल्वेंट फ्रंट यहाँ तक पहुंचा हुआ है, और पिगमेंट्स कुछ हैं इस तरीके से पहुंचे हुए हैं। ये पिगमेंट ए है, ये पिगमेंट बी है और ये पिगमेंट सी है। अब इसको क्या, इसको हम सॉल्वेंट से बाहर निकाल लेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद में बाहर निकालने के बाद क्या क्या करेंगे, हम इसको इसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, या ड्राई कैबिनेट और ओवन। या तो हम इसको बाहर ले जा करके धूप नॉर्मली ऐसे सुखा लेंगे, या इसको ओवन में रख देंगे सूखने के लिए। अब जब ये सूख जाएगा, सूखने के बाद में क्या करेंगे, डिटेक्शन की प्रोसेस होगी। Colorless analytes were detected by staining with reagent such as iodine vapor, ninhydrin, etc। अगर हम प्लांट की बात करें तो इसमें कुछ भी जो कलर का डिटेक्शन होगा उसको नहीं करना पड़ेगा, वो कलर आपको ऐसे ही दिखाई देगा। नॉर्मली ऐसे शो होता है पेपर में, तो उसमें हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ अलग अलग मटेरियल होते हैं तो उसमें कुछ स्टेनिंग की प्रोसेस की जाती है, कुछ रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं जैसे आयोडीन वेपर, निनहाइड्रिन, इन सब का यूज करके तब ये कलर हमको यहाँ पे बैंड जो है, कलर के बैंड भी है दिखाई देंगे। तो इस तरीके से अगर हम प्लांट को सेपरेट आउट कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, वो कलर जो है वो अपने आप ही बाहर दिखाई देंगे, और उसको बस निकालना रहेगा सॉल्वेंट से और उसको सुखा करके उसकी मार्किंग कर लेनी रहेगी, और आरएफ वैल्यू हम यहाँ से
कैलकुलेट कर लेंगे। Then radio labeled and fluorescently labeled analytes were detected by measuring radioactivity and fluorescence respectively. तो वही बात बोले कि रेडियो लेवल एंड फ्लोरेसेंट लेवल एनालाइट्स जो है वो डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी और फ्लोरेसेंस जो होता है ये दोनों हमको देखनी होती है। तो ये हो गया ओवरऑल बात। ओवरऑल बात हो गई स्टेप्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि कैसे कैसे स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहले सॉलिड सपोर्ट का हमको सिलेक्शन करना होगा। सॉलिड सपोर्ट में हम पेपर को सिलेक्ट करेंगे। पेपर कैसा होना चाहिए, सेलुलोजिक पेपर होना चाहिए, और उसमें कुछ क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि डेफिनेट पोरोसिटी हो, हाई रेजोल्यूशन हो, नेग्लिजिबल डिफ्यूजन हो, ताकि उसका जो मूवमेंट का रेट है वो प्रॉपर हो सके। देन उसके बाद सिलेक्शन करेंगे मोबाइल फेज का, जो कि जो सॉल्वेंट्स होंगे वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बेस पे हम सॉल्वेंट को चूज करेंगे। देन फिर क्या करेंगे, सेचुरेशन ऑफ टैंक। टैंक को हम चूज करेंगे, टैंक को चूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस टैंक को हम रैप कर देंगे फिल्टर पेपर के थ्रू, ताकि उसमें से बेटर बेटर रेजोल्यूशन हमको मिल सके। सैंपल प्रिपरेशन एंड लोडिंग उसके बाद में करेंगे। हम सैंपल को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद उसकी लोडिंग करेंगे उस पेपर पे। देन उसके बाद में क्या करेंगे, हम डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राम। अब क्या करेंगे, उस पेपर में लोडिंग तो कर दिए, अब उसको हम लोडिंग करते टाइम हम देख लेंगे कि कितने सेंटीमीटर तक को हम मार्क करके लोडिंग करेंगे, और ध्यान रहे कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हम उस सॉल्वेंट के अंदर इसको पेपर को प्लेस नहीं करेंगे। अब इतना काम होने के बाद में क्या क्या करेंगे कि डाइंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब इतना हो जाने के बाद में ये होता है कि हम देखते रहेंगे कि सॉल्वेंट फ्रंट जो है एकदम से एज पे जब तक ना आ जाए, यानी कि जब तक एज पे यहाँ पे ना आ जाए तब तक इसको हम वेट करेंगे, और जैसे ही सॉल्वेंट एज पे आता है इसको हम तुरंत इस सॉल्वेंट से बाहर पेपर को निकाल लेंगे। अब बाहर पेपर को निकालने के बाद में क्या करेंगे कि हम इसको सुखा लेंगे। अब सुखाने का तरीका वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम प्लांट एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें फिर डिटेक्शन के लिए कुछ भी और भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सीधे इसको निकालने के बाद, सुखाने के बाद हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे, और उसको हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक पेपर है, ये पेपर में ये यहाँ पे एक आया, यहाँ पे एक आया और यहाँ पे एक आया, और यहाँ पे ये सॉल्वेंट आया, सॉल्वेंट आया, और यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे सी आया। तो तीनों का ए बी सी का आरएफ वैल्यू जो होगा वो अलग अलग निकल के आ जाएगा इसके बेसिस पे। और ध्यान में रहे ये सॉल्वेंट जो है इस एज के बाहर ना जाने पाए। अगर इस एज के बाहर चला गया तो इसका जो मूवमेंट का जो आरएफ वैल्यू जो निकल के आएगी वो प्रॉपर सही वैल्यू नहीं निकल के आएगी। तो ये ध्यान रहे कि जैसे ही एज तक ये पहुंचने वाला हो, लगभग लगभग इसको ये छोड़ने वाला हो, एग्जिट आउट करने वाला हो, यानी कि बाहर निकलने वाला हो सॉल्वेंट, तैसे ही इसको हम क्या क्या करेंगे, उस जो चैम्बर रहेगा उस चैम्बर से उसको हम पेपर को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गई ओवरऑल बात स्टेप्स की कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और कैसे कैसे हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। अब एक टर्म आता है आरएफ वैल्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ये है, आरएफ वैल्यू। तो सम कंपोनेंट्स इन ए मिक्सर ट्रेवल ऑलमोस्ट एज फार एज द सॉल्वेंट डज। तो कुछ मिक्सर्स जो होते हैं कंपाउंड में, वो जितना वो सॉल्वेंट मूव करता है उतना ही वो भी मूव करता है। सम स्टे मच क्लोजर टू द बेस लाइन, और कुछ जो होते हैं वो बेस लाइन पे ही रह जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्पॉटिंग लाइन है और ये एक और लाइन है, तो ये कुछ ज्यादा मूवमेंट किया है और ये कम मूवमेंट किया है। तो कुछ जो होते हैं वो सॉल्वेंट फ्रंट के पास तक पहुंच जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बेस लाइन तक ही रह जाते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल रिलेटिव टू द सॉल्वेंट इज ए constant for a particular compound as long as other parameters such as the type of paper and the exact composition of the solvent are constant. The distance traveled relative to the solvent is called the RF value. तो RF value का definition क्या होगा? The distance traveled relative to the solvent. तो यहाँ पे RF value का RF value किसको बोलते हैं? Distance traveled by the component and distance traveled by the solvent. तो जितना distance travel किया है component और distance travel किया है solvent, यानी कि मान के चलो कि solvent अगर ये 8 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है और ये 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है, यानी कि सॉल्वेंट जो होगा हमेशा ज्यादा ट्रेवल करेगा। यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ पे दो मटेरियल है, ए और बी मटेरियल है। ए मटेरियल 8 सेंटीमीटर को ट्रेवल किया है और बी वाला मटेरियल जो है ये 2 सेंटीमीटर को ट्रेवल किया है। तो आरएफ वैल्यू जो होगी वो ए की क्या निकल के आएगी, आरएफ वैल्यू निकल के आएगी 8/10 इज इक्वल टू 0.8, और बी की जो आरएफ वैल्यू निकल के आएगी वो 2/10 यानी कि 0.2 ये निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आरएफ वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आरएफ वैल्यू निकालने का फार्मूला यही है,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। और ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे बात किया हुआ है कि हमेशा आरएफ वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आरएफ वैल्यू की बात। अब हम बात करते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या है। पेपर क्रोमेटोग्राफी तो हम करते हैं, पढ़ पढ़ भी रहे हैं, इसका एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, आखिर में हम इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो टू चेक द कंट्रोल ऑफ प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो प्योरिटी कंट्रोल को चेक करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, इसीलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। डिटेक्शन ऑफ अल्टरेटेंट्स, देन डिटेक्ट ऑफ कंटामिनेंट्स इन फूड एंड ड्रिंक्स। कंटामिनेंट्स को फूड एंड ड्रिंक्स में हम इसको डिटेक्ट करते हैं इसके थ्रू। इन द स्टडी ऑफ राइपनिंग ऑफ फर्मेंटेशन, राइपनिंग और फर्मेंटेशन की स्टडी के लिए भी हम ये पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं। देन फॉर द डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड डोप्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, तो डिटेक्शन ऑफ ड्रग एंड डोप्स एनिमल और ह्यूमन में डिटेक्शन के लिए करते हैं। देन इन एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए भी करते हैं। देन एनालिसिस ऑफ द रिएक्शन मिक्सर इन बायोकेमिकल लैब, रिएक्शन मिक्सर्स बायोकेमिकल लैब में एनालिसिस के लिए भी करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए पेपर क्रोमेटोग्राफी के, जो कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्रोमेटोग्राफी के माने जा रहे हैं। देन एडवांटेज क्या है इस पेपर क्रोमेटोग्राफी का, तो सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसको हम करते क्यों हैं, क्योंकि ये सैंपल मेथड होता है, रैपिड होता है, जल्दी से हो जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी रिक्वायर्स वेरी लेस क्वांटिटेटिव मटेरियल, बहुत ही लेस अमाउंट में क्वांटिटेटिव मटेरियल भी रहता है, तब भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर लेते हैं। देन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज चीपर कंपेयर टू द अदर क्रोमेटोग्राफिक मेथड, तो ये जो होता है वो चीपर होता है कंपेयर टू अदर क्रोमेटोग्राफिक मेथड के। Both unknown inorganic as well as organic compound can be identified by paper chromatography method. तो कुछ जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड के वाया। देन पेपर क्रोमेटोग्राफी डज नॉट ऑक्युपाई मच स्पेस कंपेयर टू द अदर एनालिटिकल मेथड और इक्विपमेंट्स। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इसलिए भी ये एडवांटेज में रहता है क्योंकि ये बहुत ही लेसर अमाउंट में स्पेस को ये कंज्यूम करता है, और ये एनालिटिकल मेथड भी है, और इसके इक्विपमेंट्स जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो इसकी वजह से ये एडवांटेज है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। देन एक्सीलेंट रिजॉल्विंग पावर, जो रिजॉल्विंग पावर इसकी होती है वो बहुत ही एक्सीलेंट मानी जाती है, ये भी एक तरीके का एडवांटेज होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। तो हमने बात किया एप्लीकेशन के बारे में, हमने बात किया एडवांटेज के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि लिमिटेशंस इसकी क्या क्या होती हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर जो मटेरियल है, जो सैंपल हमारा है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में है, तो इसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और इसको करने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। देन इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। देन अगर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की अगर हम बात करें, तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के वाया सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देन लेस एक्यूरेट कंपेयर टू HPLC और HPTLC। तो अगर हम बात करें HPLC और HPTLC की, तो ये लेसर एक्यूरेट होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गई आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी की, जिसकी वजह से कुछ हद तक पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर सैंपल है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करना है, तो ये इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये हो गई ओवरऑल बात बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो आई थिंक पेपर क्रोमेटोग्राफी और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।